नमस्कार। आज मैं आपसे सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं आपको उस शतरंज की बिसात दिखाने वाला हूं जिस पर एक चाल चली छात्रों ने, दूसरी चाल चली सरकार ने, तीसरी चाल चली विपक्ष ने और चौथी चाल शायद किसी ने नोटिस ही नहीं करी। क्योंकि राजनीति में हमेशा वह नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। कई बार जीत उसकी होती है जो शोर के बीच लोगों का ध्यान किसी और दिशा में मोड़ देता है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया। सवाल यह है कि क्या सरकार झुकी या सरकार ने एक ऐसा मोहरा कुर्बान करके पूरी बाजी बचा ली। क्या जेएनजी जीत गई या उसे सिर्फ जीत का एहसास दिया गया। क्या कांग्रेस ने सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा उठा लिया या आखिरी वक्त पर खेल उसके हाथ से निकल गया। क्या अखिलेश यादव की राजनीति इस आंदोलन में मजबूत हुई या उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति में एक नया संशय पैदा हो गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जंतर मंतर पर दिखे कुछ विवादित दृश्य जिसने सोशल मीडिया पर वायरल हुए आपत्तिजनक नारों और पोस्टरों से भी चर्चा रही, आने वाले चुनाव में मुद्दा बनेंगे या जनता केवल आंदोलन के मूल मांगों को याद रखेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन था तो शायद आप आधी तस्वीर देख रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई थी तो शायद आप पूरी बिसात ही नहीं देख रहे हैं। क्योंकि राजनीति में कभी कभी एक प्यादा आगे बढ़ता है लेकिन असली हमला ऊंट करता है। राजा कहीं और बचाया जाता है और जनता को लगता है कि खेल वही चल रहा है जो कैमरे लगे हैं। याद रखिए, चुनाव केवल नारों से नहीं जीते जाते, चुनाव केवल भीड़ से नहीं जीते जाते, चुनाव केवल ट्रेंडिंग हैशटैग से भी नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं उस आखिरी मतदाता के मन में जो मतदान केंद्र तक जाते समय तय करता है कि उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। इसलिए आज हम किसी दल का प्रचार नहीं करेंगे, किसी का बचाव नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस पूरी बाजी की चालों को पढ़ेंगे। पहली चाल देश भर में युवाओं का गुस्सा, दूसरी चाल सरकार पर बढ़ता दबाव, तीसरी चाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यहां तक कहानी लगभग सभी जानते हैं, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि राजनीति में इस्तीफा अंत नहीं होता, वह एक अगली बाजी की शुरुआत होती है। अब जरा सोचिए, इस्तीफा होते ही टीवी स्टूडियो बदल गए, बस बहस बदल गई, सोशल मीडिया बदल गया और जो लोग कल तक राम मंदिर पर चर्चा कर रहे थे, जो एथेनॉल की नीति पर सरकार को घेर रहे थे, जो शिक्षा नीति, यूजीसी और दूसरे मुद्दों पर बहस कर रहे थे, उनकी पूरी चर्चा एक ही सवाल पर आ गई, कौन जीता। यह राजनीति की पहली शतरंजी चाल दिखाई देती है। क्योंकि जब पूरा देश सिर्फ एक मोहरे को देख रहा होता है तब अनुभवी खिलाड़ी अक्सर बाकी मोहरों की नई पोजीशन बना रहा होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब असली सवाल उत्तर प्रदेश का है। वह उत्तर प्रदेश जहां चुनाव केवल मुद्दों से नहीं, सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, संगठन, उम्मीदवार और धारणा, इन सब के मेल से तय होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या इसका सीधा असर ओबीसी राजनीति पर पड़ेगा। क्या कुर्मी समाज इसे प्रतिनिधित्व के नजरिए से देखेगा या मतदाता इससे कहीं बड़ा सवाल पूछेगा, रोजगार, शिक्षा और जवाबदेही का। यहां से पूरी बिसात और दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि विपक्ष चाहेगा कि चुनाव का केंद्र युवा असंतोष बना रहे, भाजपा चाहेगी कि चुनाव का केंद्र विकास, नेतृत्व और अपनी जवाबदेही का संदेश बने, और मतदाता वह दोनों को देखेगा। यही तय करेगा कि अगली चाल किसकी सफल रहेगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी हम उस चाल का विश्लेषण करेंगे जिसे शायद सबसे कम लोग देख पाए, और वही चाल 2027 की राजनीति का रुख तय करने में सबसे अहम साबित हो सकती है। अब जरा इस पूरी बाजी का शतरंज की एक भाषा से समझिए। मान लीजिए यह पूरी बिसात भारत की राजनीति है। राजा सरकार, वजीर विपक्ष, घोड़े क्षेत्रीय दल, ऊंट मीडिया और नैरेटिव, और प्यादे वे मुद्दे हैं जिन पर जनता की राय बनती है और बदलती है। अब पहली चाल चली युवाओं ने। आंदोलन खड़ा हुआ, बड़ा मुद्दा था इसलिए सरकार पर दबाव बढ़ा। इसके बाद दूसरी चाल चली सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया। अब यहां अधिकांश लोग खेल को समाप्त मान बैठे। लेकिन राजनीति में इस्तीफा कभी अंतिम चाल नहीं होती, वह अक्सर अगली रणनीति की शुरुआत होता है। अब सवाल यह है कि इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा किसे मिला। क्योंकि विपक्ष सबसे लंबे समय से सरकार को इसी मुद्दे पर घेर रहा था। सरकार ने बदलाव किया तो विपक्ष ने कहा, देखिए दबाव काम कर गया। लेकिन राजनीति में पहली नजर का सच ही अंतिम सच नहीं होता। क्योंकि चुनाव टीवी डिबेट नहीं जीतते। चुनाव हमेशा मतदाता का मन जीतता है, और मतदाता एक साथ दो बातें सोच सकता है। यह भी मान सकता है कि सरकार पर दबाव बना, और यह भी कि सरकार ने अंततः जवाबदेही दिखाई। यानी एक घटना को अलग अलग मतदाता अलग अलग नजर से देखता है। यानी भाजपा की अगली चाल शुरू होती है। भाजपा का प्रयास संभवतः यह होगा कि चर्चा का केवल इस्तीफे पर ना रुके,
बल्कि यह संदेश जाए कि सरकार ने निर्णय लिया, सुधार करेगी और आगे बढ़ेगी। अब आइए उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति कई बार लखनऊ से होकर गुजरती है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समाज से आते हैं, यह तथ्य है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह भी है कि पूरा कुर्मी समाज या पूरा ओबीसी वोट बैंक अपनी राजनीतिक दिशा बदल देगा? इतिहास ऐसा सरल जवाब नहीं देता। उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोई एक समूह नहीं है। कुर्मी, लोध, मौर्य, निषाद, राजभर, यादव और अनेक अन्य समुदायों को अपनी अपनी स्थानीय राजनीति, नेतृत्व और प्राथमिकताएं हैं। इसलिए केवल एक इस्तीफे से पूरे सामाजिक समीकरण बदल जाएंगे, ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन धारणा की राजनीति अलग होती है, यानी परसेप्शन। यदि विपक्ष इस घटना को युवा बनाम सरकार की कहानी बना देता है तो उसे कुछ राजनीतिक लाभ मिल सकता है। यदि भाजपा इसे जवाबदेही और सुधार की कहानी बना देती है तो उसे नुकसान थोड़ा कम हो सकता है। यानी लड़ाई अब मुद्दे की कम और नैरेटिव की ज्यादा है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी लंबे समय से युवाओं, पिछड़ों और सामाजिक न्याय की राजनीति करती रही है। यदि ऐसे में यह आंदोलन उसके लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए है क्योंकि वह युवाओं के मुद्दे को अपने पक्ष में ले जाना चाहेगी। चुनौती इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का बड़ा वर्ग आंदोलन की शैली को भी देखता है। यदि किसी आंदोलन में कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक भाषा या व्यक्तिगत हमले चर्चा का विषय बन जाते हैं तो भाजपा उसी हिस्से को प्रमुखता से उठाने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष कहेगा कि पूरे आंदोलन का आकलन कुछ व्यक्तियों के व्यवहार से नहीं होना चाहिए। यदि अखिलेश यादव को संतुलन साधना होगा, युवाओं के साथ भी दिखना होगा और उन मतदाताओं को भी नहीं खोना है जो राजनीतिक मर्यादा को महत्व देते हैं। अब आइए पंजाब की तरफ। यहां कहानी थोड़ी अलग है। यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग राजनीतिक संदेश देती है तो उसका उद्देश्य केवल केंद्र की राजनीति नहीं होता, उसकी नजर अपने राज्य के मतदाता पर भी होती। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए दोनों का हर राष्ट्रीय मुद्दे पर बिल्कुल एक जैसा रुख होना आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के भीतर भी हर दल अपनी अपनी राज्य राजनीति को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। यानी बाहर से गठबंधन, लेकिन राज्यों में प्रतिस्पर्धा। यानी यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। अब सवाल है, क्या कांग्रेस ने सबसे बड़ा मौका पकड़ लिया? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन का मूल मुद्दा तो मजबूत था, लेकिन उसके आसपास पैदा हुई राजनीतिक बहस ने संदेश को उलझा दिया? यही यह सवाल है जिसका सब जवाब आने वाले महीनों की राजनीति देगी। क्योंकि राजनीति में केवल यह मायने नहीं रखता कि आपसे कितनी बड़ी भीड़ जुटाई आपने, बल्कि यह भी कि उस भीड़ की अंतिम तस्वीर जनता के मन में कैसी रह गई। और यहीं से अगली सबसे बड़ी चाल शुरू होती है, क्योंकि अब भाजपा उस बिसात पर खेलना चाहेगी जहां चर्चा केवल इस्तीफे की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय नैरेटिव की हो। अब जरा इस पूरी बाजी को आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चाल को समझिए। राजनीति में कई बार जीतने वाला वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, बल्कि वह होता है जो वह तय कर देता है कि चर्चा किस विषय पर होगी। यही कारण है कि हर बड़ा राजनीतिक दल केवल चुनाव नहीं लड़ता, वह नैरेटिव भी लड़ता है। अब सोचिए, कुछ दिन पहले तक देश में अलग अलग मुद्दों पर बहस चल रही थी। कहीं राम मंदिर को लेकर चर्चा, कहीं एथेनॉल नीति पर बहस, कहीं शिक्षा व्यवस्था, कहीं यूजीसी से जुड़े सवाल और कहीं पर राज्यों की राजनीति। लेकिन जैसे ही आंदोलन राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना, वैसे ही लगभग हर टीवी स्टूडियो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर राजनीतिक बयान का केंद्र एक ही विषय बन गया। यानी पूरी राजनीतिक बिसात का फोकस बदल गया। यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इससे भाजपा को नुकसान हुआ या अनजाने में कोई राजनीतिक राहत भी मिली? इसका उत्तर इतना सीधा नहीं है। यदि राजनीति के मन में सबसे बड़ा प्रश्न शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही बन जाता तो विपक्ष को राजनीतिक अवसर मिल सकता है। लेकिन यदि बहस धीरे धीरे आंदोलन की शैली, विवाद, नारों और राजनीतिक टकराव पर शिफ्ट हो जाती है तो सत्ता पक्ष उसे बहस को अपनी पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगा। यानी लड़ाई अब मुद्दे की नहीं, मुद्दे की व्याख्या की है। और यही राजनीति का सबसे कठिन खेल है। और अंतिम सवाल भी, क्या मोदी की राजनीति कमजोर हुई? मेरा उत्तर होगा, इतनी जल्दी कोई भी निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। क्योंकि भारत की राजनीति केवल एक आंदोलन से तय नहीं होती, न ही केवल एक इस्तीफे से। यह देश कई परतों में वोट करता है। कोई रोजगार देखकर वोट करता है, कोई नेतृत्व देखकर, कोई स्थानीय उम्मीदवार देखकर, कोई अपना जातीय समीकरण देखता है, कोई कानून व्यवस्था, कोई विकास, तो कोई वैचारिक मुद्दे का आधार। यानी हर मतदाता की अपनी अलग अलग शतरंज है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि सोशल मीडिया ही जनता है। नहीं, सोशल मीडिया चुनाव का एक हिस्सा है, पूरा चुनाव नहीं है। अब आखिरी सवाल, 2027 में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन होगा? भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी
या कोई और। मेरे हिसाब से 2027 का चुनाव किसी एक नारे से तय नहीं होगा। यह तय होगा कौन जनता के मन में सबसे विश्वसनीय कहानी बना पाता है। क्योंकि चुनाव में केवल भाषण नहीं बिकते, विश्वास बिकता है। केवल भीड़ नहीं गिनी जाती, मत गिने जाते हैं। और केवल ट्रेंड नहीं चलता, आखिर में ईवीएम में पड़ा वोट चलता है। याद रखिए, शतरंज में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वह नहीं होता जो हर चाल पर हमला करे। सबसे खतरनाक खिलाड़ी वह होता है जो सामने वाले को यह विश्वास दिला दे कि वह जीत रहा है, और तभी अचानक चेक नहीं, सीधा चेकमेट बोल दे। इसलिए अभी किसी की जीत का ऐलान करना भी जल्दबाजी होगी, और किसी की हार का मातम मनाना भी। अब बिसात लगी है, मोहरे अपनी जगह बदल रहे हैं, नैरेटिव बन रहे हैं, और 2027 की सबसे बड़ी बाजी अभी शुरू ही हुई है। अगर आपको लगता है कि राजनीति को केवल खबरों से नहीं बल्कि चालों से समझना चाहिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और मिलते हैं अगली शतरंज की बाजी में। तब तक के लिए नमस्कार।